This video is sponsored by Shri Vijayalakshmi Silk Shivnagar Bidar, Cameron Independent College of Science, Cafe Juice Junkie, Jasmine PU College of Science and Arts, and RK Constructions. हेलो एवरीवन, आप देख रहे हैं मास मीडिया बसवा कल्याण। पॉलिटिक्स किसे कहते हैं? किसी महान शख्सियत ने कहा था हिंदुस्तान की कि पॉलिटिक्स जो होती है एक स्वयंवरा की तरह होती है। तो अब देखना यह है कि बसवा कल्याण में दुल्हन किसके गले में अपना हार डालती है। तो इसी सिलसिले में आप जानते हैं कि हम देहात का दौरा कर रहे हैं और तमाम पार्टीज के बड़े लीडर्स का इंटरव्यू भी ले रहे हैं और ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि बसवा कल्याण में कौन सी पार्टी किसे टिकट देने की कोशिश कर रही है और देहात में किस पार्टी के चर्चे ज़्यादा हैं, किस कैंडिडेट के चर्चे ज़्यादा हैं। इसी सिलसिले में आज हमारा एपिसोड है अनस्क्रिप्टेड का एपिसोड नंबर 4, जिसमें हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं बिदर डिस्ट्रिक्ट के एक वेल नोन पर्सनैलिटी, जेडपी मेंबर जो हैं कोहिनूर सर्कल के जनाब आनंद पाटिल सर। मैं सबसे पहले आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि आपने अपना कीमती वक्त हमें दिया। सर, मैं शुरू यहाँ से करूंगा कि आप जेडीएस के टिकट के लिए कोशिश कर रहे हैं, तो किस तरह की कोशिश हो रही है सर? वो कोशिश कहाँ तक पहुंची आपकी? मैं देखो 2004 से इस पार्टी में वर्क कर रहा हूँ जी, और मैं भी एक एस्पिरेंट हूँ, क्योंकि जनसेवा में मेरा सोशल सर्विस में जहाँ तक कि 2000 से मैं इधर पे बसवा कल्याण भी हूँ और वो 2001 से मैं पब्लिक सर्विस दे रहा हूँ। 2004 में पार्टी में आया, 2004 से अब तक मैं ईमानदारी से पार्टी में काम कर रहा हूँ। इसलिए मैं भी एक पार्टी के प्रमुख कार्यकर्ता के हैसियत से मैं पार्टी का टिकट मांग रहा हूँ। तो सर, आपका पॉलिटिकल करियर अगर मैं आपका पूछूं तो शुरू कहाँ से हुआ था? 2004 में जब खुबा साहब जीत के आए थे जी, तब मैं 6 महीने के बाद में वो पार्टी में ज्वाइन हुआ। खुबा साहब के नेतृत्व में भी ज्वाइन हुआ। तब से मैं पार्टी में हार्ड वर्क कर रहा था, सोशल सर्विस में तब पहले से ही था। फिर भी ऐसा लगा मेरे को जब पॉलिटिकल लीडर कोई बैकग्राउंड नहीं रहा या कोई लीडर का सपोर्ट नहीं रहा, यानी पॉलिटिकल पावर नहीं रहा, तो वर्क करने के लिए तकलीफ है। और मैं देख रहा था कि मैं गुलबर्गा में एजुकेशन किया हूँ, मैं ऐसा मेरे को लग रहा था कि अगर सोशल सर्विस में या पब्लिक को कुछ फैसिलिटी मिलना रहा था, यहाँ जो भ्रष्टाचार हो रहा था, जो पब्लिक को आम जनता को जो तकलीफ हो रहा था, आम जनता को जो फैसिलिटी नहीं मिल रही थी, जो दूसरे लोग जो लीडर रहे या कुछ रेगुलर जो उसका सुविधा ले रहे थे, वो देखते हुए मैं इस पॉलिटिक्स में आया। वो देख के मेरे को ऐसा लगा ये गलत हो रहा है जी। और मैं एक बिजनेस के हैसियत से इधर आया था। मैं बिजनेस शुरू करा था, हमारे कोहिनूर डेयरी बोल के एक डेयरी फार्म था, उससे शुरुआत हुई थी मेरे कोहिनूर में। उससे उस वक्त में मेरे को ऐसा लगा कि आम जनता का जो सुविधा था डायरेक्टली वो पब्लिक को नहीं मिल रहा था, उसमें डायरेक्ट लीकेज थे जी। यानी कि पब्लिक को डायरेक्टली कोई सुविधा मिलना रहा तो कोई मीडिएटर्स के थ्रू मिल रहा था या कुछ परसेंटेज का उधर चल रहा था मसला। इसलिए मैं डायरेक्टली इन्वॉल्व हो गया। इन्वॉल्व होने के बाद बहुत सारे स्ट्राइक भी किए, बहुत स्ट्रगल किए हमने, और उसके बाद भी हमारे को पब्लिक प्रमोट भी किए। क्यों बोले तो पॉलिटिक्स में मेरे को इच्छा नहीं थी जी, आने के लिए इच्छा नहीं थी। अच्छा, मैं हमारे माता पिता दोनों लेक्चर है, मगर ऐसा लग रहा था कि बगैर पॉलिटिकल पावर के पब्लिक को तो सर्विस वैसे भी दे सकते हैं हम, मगर बगैर पॉलिटिकल पावर जरा बहुत मुश्किलात हो रही है। पावर आ जाएगा तो सर्विस देने की आसानी हो जाएगा। उसी तरह में 2016 में मेरे को और एक बार, उससे पहले भी एक जिला पंचायत में मौका मिलना चाहिए था, मगर खुबा साहब ने लेडीज सीट था तब, जनरल सीट कालिदास जाधव के घर में दिया। तब हमारे पंचायत में उनके लिए लीड भी दिए थे जेडीएस से, और हमारे पार्टी के पहली बार करीम साहब बडोरे बोल के वो टीपीएस मेंबर, पहली बार टीपी मेंबर जेडीएस से पहली बार हमारे पंचायत में आए। सो पहली बार क्यों बोले तो वहाँ पे अटरू साहब का दबदबा था। अच्छा, कभी भी अटरू साहब का तालुका पंचायत और पंचायत वो है, इसलिए हमारे को बहुत तकलीफ भी हुआ, हार्ड स्ट्रगल था, हमारे को पब्लिक सपोर्ट दिए। और करीम साहब पहली बार टीपीएस तालुका पंचायत का हमारा हुआ, जेडीएस का जी। और उस हैसियत से हमारे को पहचाने, आनंद पाटिल एक अच्छा कार्यकर्ता है भाई, काम करने वाला है बोल के हम खुबा साहब भी सपोर्ट करे, बाकी के सभी लीडर भी हमारे साथ में थे। और उसी तरह 2016 में हमारे को एक मौका मिला, जेडीएस से जनरल सीट आने की वजह से मेरे को मौका मिला। उसमें अटरू साहब का बेटा लिंगराज पाटिल था। मंजिल तो बहुत मुश्किल था, मगर हमारा जो कार्यकर्ता थे, पब्लिक था, हमारे को पूरा सपोर्ट दिए जी। और मैं लगभग 19,000 वोट से
जीत गया मैं। मार्जिन इतना ज्यादा था हाँ, इतना आपका? ज्यादा मार्जिन था, क्यों बोले तो पब्लिक भी देखता है ना क्या जी, काम चल रहा है क्या जी। है। और तब से अब तक मैं पब्लिक के फील्ड में हूँ। ऐसा मेरा एक दिन भी नहीं गुजरा कि मोबाइल मेरा बंद था बोल के, ऐसा कोई दिन भी नहीं गुजरा मेरे को कोई लगता है। कंप्लेंट नहीं आ सकती है जी, आप कह रहे हैं? लोग तो कंप्लेंट तो नहीं दे सकते, मेरे हिसाब से मैं सर्विस दिया हूँ ऐसा बोल सकता हूँ। मगर आप पूछ सकते हैं जी। पब्लिक का क्या राय है, पूछ सकते हैं। मगर अब कुछ चीजें ऐसे भी रहते हैं पॉलिटिक्स में या पावर में आने के बाद, नेगेटिव फैक्टर्स भी रहते हैं। बिल्कुल सर जी। नेगेटिव फैक्टर्स तो रहना है, उसके साथ ही जीना है ना हमारे को। जी। जो नेगेटिव फैक्टर्स है, हम जो गलती किया है उसको ही सुधार के चलना है। उस हैसियत से मैं तो समझता हूँ पूरा 5 साल तक मेरा 5 साल तो फरवरी 23 को हमारा रिजल्ट आया था। 5 साल 1 महीना हो गया हमारा अध्यक्ष होके, मई में 2 तारीख को हुआ था। इसलिए अभी 2 महीने में हमारा पीरियड खत्म होता है। अच्छा, फिर भी जो खाली पीरियड का मतलब नहीं है, मसला इधर का नहीं है। जब तक मैं इधर हूँ, क्षेत्र में हूँ या बसों कल्याण में हूँ, कोई भी पब्लिक का सर्विस करने के लिए मैं तैयार हूँ। पार्टी टिकट तो मेरा हक है, मैं मांग रहा हूँ। जी। वो तो 2-3 लोग मांग रहे हैं, उसमें भी मैं एक भी एस्पिरेंट हूँ। तो किस तरह की कोशिश चल रही है, किन किन से बात हुई है पार्टी टिकट के लिए? आप कहाँ तक पहुंची आपकी पहले कोशिश? तो मंडपन्ना को बात करें हम, पीजीआर सिंधे को बात करें, जी। कुमार स्वामी को बात करें, कुमाराना को बात करें, हम 2-3 बार मुलाकात भी हुई। इससे पहले के इलेक्शन में मैं पूछा हूँ, 2018 के इलेक्शन में मैं पूछा हूँ, तब पीजीआर सिंधे को हमारे पार्टी ने अवकाश दिया, इसलिए मैं पीछे हटना पड़ा। आपको टिकट नहीं मिलने की वजह से आपने पार्टी नहीं छोड़ी? नहीं छोड़ी। अब तक देखो बहुत सारे लोग हमारे पार्टी में आए हैं, कुछ बन के भी गए, मगर पार्टी छोड़ते गए। वो उनका वैयक्तिक राय है। मैं खुद समझता हूँ जिस पार्टी में हम हैं उसी पार्टी में हमारा हक चलाएंगे ना। तो अब जो इलेक्शन होने वाला है, लास्ट हमने असद साहब का इंटरव्यू लिया था, तो असद साहब ने कहा था कि बसवा कल्याण से हम कोशिश कर रहे हैं कि माइनॉरिटी को टिकट दें। इसको आप किस तरह से देखेंगे? देखिए, अब हमारे बसों कल्याण में 3 बड़े कास्ट है जी। एक तो लिंगायत है, दूसरा मराठा और माइनॉरिटीज मुस्लिम। ये 3 कास्ट यानी कि लगभग इक्वलेंट है समझो। उसमें लिंगायत एक 10-15 हज़ार वोट ज़्यादा है, और उस हैसियत से अब मेरा ख्याल से बीजेपी का टिकट लिंगायत को जा रहा है जी। ऐसा हो सकता है। अब 2 कैटेगरी ऐसा है, एक तो माइनॉरिटी को ऑलमोस्ट बैकवर्ड कास्ट को एक फाइनल कांग्रेस का, या तो मल्लम्मा को मिल सकता है, या फिर विजय सिंह को मिल सकता है। अब बचे दो कास्ट, मेजर कास्ट बचे जी। अब ये कास्ट फैक्टर भी जरूरी है ना जी। इलेक्शन को लड़ना है तो कास्ट फैक्टर जरूरी है। उस हिसाब से मैं दोनों इक्वल है। वैसा मैं नहीं कह रहा मुस्लिम को नहीं वोट ये टिकट देना बोल के, उनका भी पूरा हक है। उन्होंने भी पूछ रहे, मैं भी पूछ रहा हूँ, किसको भी मिलेंगे हम तैयार है। खोबा साहब को किस नजर से देखेंगे? उन्होंने 2018 में जेडीएस छोड़ दी थी, और वो बीजेपी से टिकट के लिए कोशिश कर रहे हैं। आप ही के पार्टी के थे, 2 मरतबा एमएलए रह चुके हैं जेडीएस से, तो अब क्या फैक्टर रहेगा उनके साथ रिलेशन है आपके, या फिर खत्म हो गए? पार्टी अलग, उनका समझने नहीं, का जब अलग आपने अलग। जेडीएस ज्वाइन की थी उन्हीं के नेतृत्व में ज्वाइन की हाँ, थी। बिल्कुल तो इस तरह अब क्या रिलेशन है खोबा साहब के साथ? खोबा साहब जब पार्टी से गए तब तक तो मेरा उनका कुछ उससे पहले रिलेशन थे? पहले रिलेशन था, पक्का कार्यकर्ता था मैं, उनका फैन भी था, वैसा कुछ नहीं है जी। मगर उनका सोच अलग हो गया ना। बीजेपी, हम सेकुलरिज्म के इसमें चलते हैं हम जी। उनका सोच कुछ अलग चल रहा था। हम 2-3 बार उनके साथ आर्गुमेंट भी हुआ हमारा, उनका जी। पार्टी छोड़ रहे ऐसा कुछ चल रहा था, हमारे को भी बुलाया उन्होंने। मैं उसका सोच में ही नहीं जाता, मैं वो पार्टी के हिसाब से चल रहने वाला नहीं हूँ, मैं पार्टी में नहीं खोबा साहब ने आपसे नहीं कहा कि तुम भी पार्टी छोड़ दो, मेरे साथ आ जाओ? बोले ना, वही उसी बात को बोल रहा ना मैं जी। उन्होंने भी कहे थे हम तो सब जा रहे हैं, आप भी आ जाओ, ऐसा बोले। नहीं साहब, हमारा सोच अलग है, आपका सोच वो रहे तो जाइए जी। मैं तो हालांकि उनको रिक्वेस्ट भी करा कि वो पार्टी में मत जाओ, अच्छा। और उनका खुद का वैयक्तिक डिसीजन है ना, वो हम कैसे कर तो लास्ट टाइम पे अटूर साहब भी जेडीएस में ज्वाइन हो गए थे, वताड़े साहब भी जेडीएस में ज्वाइन हो गए, सुनील पाटिल साहब जेडीएस में ज्वाइन हो गए, ये बड़े लीडर भी जेडीएस में ज्वाइन हो गए। अब इस वक्त वो लोग फिर से बीजेपी में चले गए? नहीं, अभी कुछ लोग गए नहीं है, कुछ लोग गए हैं इनडायरेक्ट तो कह सकते हैं, तो वो जा चुके हैं, सपोर्ट में है। गए बारी लास्ट टाइम जो लोकल बॉडी का सपोर्ट नहीं था बीजेपी को, जिसकी वजह से खोबा साहब की हार हुई, और पीजीआर सिंधे साहब एक बड़े लीडर जो हिंदुस्तान बसव कल्याण से इलेक्शन लड़ने के लिए आए। इस बार अगर जेडीएस किसी माइनॉरिटी को टिकट देती है तो आपका अगला कदम क्या रहेगा?
क्या बिल्कुल करेंगे, उसमें क्या सपोर्ट करेंगे आप, सपोर्ट करेंगे या ना। फिर उसके खिलाफ में आ देखिए, जाएंगे? हम तो टिकट हमारे को, मेरे ख्याल से हमारे को पार्टी देता ऐसा सुनाई दे रहा है दूसरे हिस्से। क्यों बोले तो देखिए, पीजीआर सिंधे जब आए थे, एक हमारे को डीमेरिट था, वो एक अच्छे आदमी थे, उसमें कुछ दूसरा ये नहीं था। मगर उसमें क्या हुआ है, हमारे को ये कुछ लोगों ने एक इशू बनाया, बाहर का आदमी है, ऐसा बहुत दूर से आते हैं, 650 किलोमीटर हमको मिलना चाहिए, मिलने के लिए ऐसा जाना चाहिए, ऐसा बहुत आर्गुमेंट्स किए। मगर हमारे क्षेत्र में जहाँ मैं चुन के आया हूँ, वहाँ सबसे ज़्यादा वोट मैं दिया हूँ। जो दूसरे सर्कल में कितना गिरा है, 4000, 3000, 5000, 6000 तक गिरा है, मगर हमारे सर्कल में अराउंड 8500 वोट हम गिराए। अच्छा, लास्ट टाइम जो 2018 का इलेक्शन हुआ था, आप कह रहे हैं कि उसमें सबसे ज्यादा परसेंटेज आपके सर्कल का था। तो इस वक्त आप दावेदारी मान रहे हैं, तो अगर आपको टिकट मिल जाता है तो किन इश्यूज को लेके आप इलेक्शन लड़ेंगे? बसवा कल्याण के क्या इशू हैं, या फिर ZP सर्कल्स के क्या इशू हैं जिन इश्यूज पे आप इलेक्शन लड़ेंगे? छोटे छोटे बहुत सारे इश्यूज हैं। क्यों बोले तो बड़ा इशू कोई भी करेगा, जो इधर बेरोजगारी की कमी है, ऐसे इशू करते मगर उसका फुलफिल नहीं करते। जो मैं समझ रहा हूँ, अब MGNREGA उद्योग खातरी का काम है, उद्योग खातरी का काम, एक छोटे छोटे इश्यूज बहुत सारे हैं यार, जो पब्लिक को आना चाहिए वो कुछ मिल रहा नहीं। कुछ भी वो शेतकरी का, यानी कि खेती का मसला हो, या बेरोजगारी का मसला हो, या ये बोरवेल्स का मसला हो, कुछ भी गवर्नमेंट का जो सुविधा है MLA डायरेक्ट दे सकता है, वो सुविधा डायरेक्टली पब्लिक को नहीं मिल रहा है। उसके बीच में बहुत सारे परसेंटेज का इशू है, और लीडर्स कुछ इंटरफेयर हो रहे हैं। उस हिसाब से मैं मानता हूँ कि यहाँ पे शुगर फैक्ट्री का जरूरत है। यानी यहाँ पे जो मुंबई, पुणे, यहाँ से बहुत जन उधर जाके सेटल हुए, किसके लिए हुए? जॉब के लिए। उनको कुछ दूसरा काम नहीं है, क्योंकि यहाँ पे उनको अवेलेबल नहीं है। उसलिए मुंबई, पुणे, बेंगलुरु में बहुत सारे लोग। तो सर, मैं आपसे ये पूछना चाहूंगा कि आपने अपने सर्कल में क्या क्या किया, ZP सर्कल में अवाम के लिए, पब्लिक के लिए क्या किया? देखिए, पहले तो हम सर्कल में फुल टाइम दिए, टाइम तो दिए जी। क्यों बोले तो जब हम इलेक्शन ऐसे इत्तेफाक से समझो, ऐसे जीत गए, समझो पब्लिक का सपोर्ट था, फुल जीत गए। ऐसा मेरे को भी नहीं लग रहा था कि मैं जीतूंगा जी। मगर जो काम हम किए थे, यानी इलीगल अल्कोहल के अगेंस्ट किए थे, हम प्रोटेस्ट किए थे, उस हिसाब से या समझो हमारे यहाँ देखो, हमारे एक ही गांव में मोर देन 35 एज के नीचे के औरत, यानी हस्बैंड बिलो 35 ईयर्स, वो पीने की वजह से गुजर गए थे। अच्छा, पी के गुजर गए थे हम। इसलिए ऐसा एक कंप्लेंट आया था हमारे सामने, यानी कि जिला पंचायत सदस्य होते हुए भी मैं स्ट्राइक किया, प्रोटेस्ट किया अगेंस्ट अल्कोहल के, यानी कि जो रूरल लेवल में जो घर में बेचते हैं, ऐसा शॉप में बेचते हैं ना, उसके अगेंस्ट में प्रोटेस्ट किया था। और यानी कि फार्मर्स के लिए जो फैसिलिटी, जो छोटे ड्रिप इरिगेशन होंगे हो, स्प्रिंकलर सेट होंगे हो, या बीज का होंगे हो, गोबर का होने हो, फर्टिलाइजर्स का होंगे हो, वो पूरी तरह से हमारे को कोऑपरेट किया सिस्टम ने। यानी कि पूरी तरह से हम जितना मांगे वो सुविधा हमारे को मिला। क्यों बोले तो हम एक फाइटिंग स्पिरिट के आदमी थे। जब तक हमारे को कुछ सुविधा नहीं रहा तो हम सीधे जाके डिमांड करते थे, ऑफिस में बैठते थे, हमारे साथ हमारे कार्यकर्ता थे, आते थे। हम जो फैसिलिटी होना, हमारे को डिपार्टमेंट भी फैसिलिटी दी है, और वो पब्लिक तो हम पहुंचाने का काम भी किया है। और वाटर सप्लाई का एक बड़ा मसला था हमारे पास 2016 में या 17 में, हम जीत के आने के बाद 16-17 में बहुत मसला था। हम 4 करोड़ का काम रखे थे हम, 4 करोड़ का काम हमारे सर्कल में रखे चंद गांव में। और उसके बदौलत भी एक मल्टी विलेज वाटर सप्लाई का स्कीम फाइनेंशियल पेंडिंग, जब कुमार स्वामी हमारे क्षेत्र में आए थे, उजड़म गांव में विजिट दिए थे, हम वो प्रपोजल दिए थे। हालांकि 2-3 बार उसका एस्टिमेट हुआ, यानी 28 करोड़ से लेके अब 42 करोड़ तक उसका एस्टिमेट प्रमोशन हो रहा है, मगर उसका फाइनेंशियल अप्रूवल अभी तक नहीं मिला है। वो सरकार को भी हम 2-3 बार मिल के आए और उसका मेमोरेंडम दिए है। अभी फाइनेंशियल ये अप्रूवल मिलने वाला है, चंद दिनों में मिलने वाला है। ये मसला, ये जो बचा था ना, ये प्रोजेक्ट जो 7-8 साल से वैसे पेंडिंग है। अच्छा, उसके लिए भी हम फाइट किए हैं। और
हर एक ग्राम पंचायत में हम विजिट देके उनको अवेयरनेस दिया है। जो ग्राम पंचायत का जो फैसिलिटी रहता है, वो घर हों दो या उद्योग खातरी का काम हों दो या जो भी काम, वो अवेयरनेस देके उनको पब्लिक को इन्वॉल्व करके हम काम किए हैं। तो सर आपके सर्कल में कितनी पॉपुलेशन, कितनी वोटिंग आपके सर्कल में? देखो 38,000 मैं जब था 38,000 वोटिंग्स था। अभी फिलहाल 42-43,000 है। मगर हमारा क्षेत्र डिवाइड के लिए प्रपोजल गया। हमें उजड़म एक क्षेत्र बनाई है बोल के जिला पंचायत क्षेत्र बनाने के मैं खुद एक एप्लीकेशन दिया था। अच्छा। जब कुमार आना दिए थे। हालांकि वो पूरे जिले में 34 की जगह 41 का अप्रूवल आ गया है। अभी वो क्षेत्र का डीसी में पेंडिंग है। अभी ऐसा मसला हो गया है, जो प्रपोजल हमें दिए वो लोग उल्टा हमारे को पूछ रहे कि हमारे को तुम्हारे कोहिनूर छोड़ के जाने का नहीं है। अच्छा। ऐसा एक फीलिंग लोगों में है। यानी कि वो आप चाहते हैं कि आपके क्षेत्र में ही रहे, क्षेत्र में रहे, क्षेत्र अलग ना हो। इन्वॉल्वमेंट और प्यार जो कोहिनूर लोगों को दिया है, और कोहिनूर के जो हुबली सर्कल के होते हुए जो सर्विस जो हम क्लियरिटी दिए, पब्लिक को डायरेक्ट अटैचमेंट दिए, उसके वजह से वो इधर इन्वॉल्व है। कोहिनूर में चाहते हो कोहिनूर में रहना बोले। अच्छा सर, 2018 का अलग इलेक्शन देखे हम तो बी नारायण राव सर ने जब इलेक्शन जीता था, उसका एक एक्स फैक्टर ये था कि कुछ कम्युनिटीज ने पूरा सपोर्ट दिया था बी नारायण साहब को। इस वक्त वो फैक्टर कांग्रेस के पास है नहीं। कांग्रेस में ऑलरेडी 3 कैंडिडेट हैं जो टिकट के लिए लड़ रहे हैं। माला मैडम है, विजय सिंह साहब है, आनंद देवप्पा साहब हैं, जो टिकट की मांग कर रहे हैं। अगर जेडीएस में भी कुछ लोग हैं, जैसे कि बाबा चौधरी साहब हैं, कमरुज्जमा हैं, इनामदार इंस्टीट्यूशंस के आप हैं, इस तरह के लोग हैं, तो आपको क्या लगता है कि टिकट मिला अगर आपको मिल जाता है तो उसके बाद ये जो लोग टिकट मांग रहे थे आपके अलावा जेडीएस में, क्या ये आपको सपोर्ट करेंगे? जैसे कि बाबा चौधरी हैं, कमरुज्जमा। बिल्कुल ना, बिल्कुल। बाबा चौधरी को मैं बहुत दिनों से जानता हूँ। उन्होंने एक अच्छे लीडर है और एक सेक्युलर माइंडेड भी लीडर है। वो बहुत बार हमारा उनका जब बैठक हुआ था, उन्होंने हमारे को पीजीआर सिंधे जब थे, उन्होंने बिल्कुल पूरा सपोर्ट किए थे। हम और मिलके चाहे हम गए थे पीजीआर सिंधे के पास। अच्छा। अब अभी भी ऐसा कुछ नहीं है। बाबा चौधरी और हक है, सब पूछते हैं, उन्होंने भी पूछ रहे हैं, मैं भी पूछ रहा हूँ। उसमें हमारा उनका कुछ दूसरा नहीं है। मतलब उनको मिले या मेरे को मिले, उससे कुछ फीलिंग नहीं है। सपोर्ट करेंगे? सपोर्ट बिल्कुल करेंगे। और मैं जहाँ तक मैं बाबा चौधरी को जानता हूँ, उन्होंने भी बिल्कुल मेरे को करेंगे। कहीं ऐसा तो नहीं होगा कि टिकट अगर आपको मिल जाता है तो बाबा चौधरी साहब किसी और पार्टी का टिकट लाने की कोशिश करेंगे? एनसीपी है, बीएसपी है, आपके अपोजिट में आ जाएंगे? मेरे को लगता है वो ईमानदार हमारे पार्टी के लीडर है जी। वैसा तो नहीं लगता मेरे को। उन्होंने तो हमारे साथ अटैचमेंट है, अच्छा बातचीत भी होता रहता है हमारा जी। अब एक गलती हमारा पार्टी की तरफ से हम कुछ लोगों से हुआ है। क्यों बोले तो हम एक फीलिंग छोड़ दिए। क्यों बोले तो मुस्लिम वोटर्स जब ठहरे थे ना जी, तब बी नारायण साहब जब ठहरे थे, मुस्लिम वोटर्स हमारे को नहीं गिरे थे। ये दावे के साथ कह सकता हूँ। मगर हम मुस्लिम वोटर्स को विरोध कभी भी नहीं करें। क्यों बोले तो एक इलेक्शन में हमारे को छोड़ के गए होंगे, उसके कुछ मायना नहीं रखता। मगर हमारे को जेडीएस जब से पैदा हुआ तब से अब तक जो बी नारायण साहब का इलेक्शन तक हमारे को सपोर्ट किए हैं। अभी भी फिर बैक में हमारे को सपोर्ट करते हैं, ऐसा मेरे को यकीन है। अगर मैं हमारे सर्वे की बात करूं, जिस तरह हमने एक स्टडी की है बसवा कल्याण पे, तो जेडीएस को शुरू से मुस्लिम सपोर्ट रहा है। हाँ, बिल्कुल, बिल्कुल। बसवा कल्याण में खोबा साहब ने 2 बार इलेक्शन जीता, तो खोबा साहब के साथ पूरी मुस्लिम कम्युनिटी ने सपोर्ट किया है। खोबा साहब बीजेपी में चले गए, जिसकी वजह से हो सकता है जेडीएस को ना मिला हो। इस बार की अगर बात करें तो बी नारायण साहब के 2-2.5 साल का टर्म था, जिनका निधन हो गया। उस 2-2.5 साल को आप किस तरह से देखते हैं? क्या क्या काम हुए, या फिर बी नारायण साहब ने क्या काम किया, कुछ चीजें रह गई, कमी क्या थी? हाँ, देखिए, बी नारायण साहब का तो अच्छा एक एम था, मगर वो फुलफिल नहीं हो सकता है। जहाँ तक उनका जो फाइटिंग स्पिरिट था, मैं मानता हूँ उनके फाइटिंग स्पिरिट को। क्यों बोले तो अच्छे आदमी थे, लोगों के बीच में जाने वाले थे, इसीलिए तो सपोर्ट किए ना माइनॉरिटी लोग उनको जी। इसलिए मैं उनको गलत नहीं समझूंगा। क्यों बोले तो उनका जो लोगों के बीच में जाना था, सरल भावना था, सरलता था, जो नहीं कि पब्लिक में डायरेक्टली सिंपलिसिटी थी। उसके लिए मैं उनको ये नज़रअंदाज नहीं कर सकते हम। क्यों बोले तो मैं उनके साथ में बहुत बार मिला हूँ, या कि मैं भी एक जनप्रतिनिधि था, जिला परिषद मेंबर था। हमारे क्षेत्र में आने के बाद हमारे को रेस्पेक्ट देते थे हम, जैसा हम उनको रेस्पेक्ट देते थे, उन्होंने भी हमको रेस्पेक्ट देता। बहुत कामों में हम मिलजुल के हम ये डिस्कशन किए हैं। क्यों बोले तो उनका एक बड़ा दिल था। वो अब तक मैं समझता हूँ जो एमएलए बसवा कल्याण इतने सालों से हुए हैं, इतनी बार हुए थे, उतना बड़ा दिल किसी का नहीं होगा जी। बी नारायण का जो सिंप्लिसिटी था, या
बहुत उनका योगदान रहा पब्लिक के बीच में। कुछ काम नहीं हो सके जो जैसे कि मतलब वो अनुभव मंडप का वो उनका जो एम था उनके पीरियड में होना, जो उनका जो इसके बीच में फाइटिंग ये था वो नहीं हो सका। हालांकि 2-3 बार अनाउंस हो गया 600 करोड़ देंगे, मगर जब तक काम इम्प्लीमेंट में नहीं आता, फंड्स देना बड़ी बात नहीं, सरकार क्या करती है मालूम है, फंड्स देती है, मगर फंड्स को यूटिलाइटी करने का हमारा काम है जी। फंड्स देने के बाद काम में इम्प्लीमेंट आना और ग्राउंड लेवल पे काम होना वो इम्पोर्टेंट है। फंड्स देना और वापस इतना काम नहीं हुआ, उसमें 600-200 करोड़ दिए अभी 200 करोड़ में अब 1 साल के अंदर 50 करोड़ भी खर्च होते क्या, मेरे को भरोसा नहीं है। अच्छा, क्यों बोले तो फंड्स देता है भी गवर्नमेंट है, वापस लेता भी है वही गवर्नमेंट। अब लॉकडाउन के समय पे बहुत सारे फंड्स रिटर्न जो आए थे, कुमार स्वामी जो जब ऑब्जर्व को आए थे, बीजेपी गवर्नमेंट ने बहुत इनाइंसाफी किया हमारे बसों कल्याण लोगों को। अच्छा, क्यों बोले तो वहाँ से उनका जो एम था, जो इधर आने के बाद जो उन्होंने अनाउंसमेंट किए थे रोड्स वगैरह और जो मेन काम थे वो सब, वाटर सप्लाई का ये मल्टी विलेज का भी उन्होंने डिक्लेयर किए थे, मगर वो बीजेपी गवर्नमेंट हमारा टाइम अच्छा नहीं था क्या, कुछ बसों कल्याण लोगों का कुछ ये नहीं चल रहा था, वो हमारा गवर्नमेंट गिर गया, उस वजह से वो रिवेंज ये पॉलिटिक्स बदले की राजनीति की है वो। तो आप बीजेपी पे इल्जाम लगा रहे हैं कि बीजेपी ने बसवा कल्याण के जो फंड्स अप्रूव हो चुके थे वो वापस ले लिए। वो अभी तक बी नारायण साहब ने फिर चुन के आने के बाद कुछ करेक्शन किए हम और उन मिल के, तो बोले तो कोalition गवर्नमेंट था, हम और मिल के उनके फंड्स में रहने दो, HKRD के फंड KKRD के फंड में होने दो, उन्होंने बहुत सारे करेक्शन किए, मगर जो गवर्नमेंट से डायरेक्टली जो सुविधा कुमार स्वामी ने दिए थे जी वो क्लियर नहीं हुए। बसवा कल्याण अनुभव मंडप को 600 करोड़ रुपए अप्रूव हुए गवर्नमेंट की तरफ से, जिसमें से 200 रिलीज हो चुके हैं। बसवा कल्याण में और भी हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स हैं, किला है जो बिल्कुल बुरी हालत में है। आप हमारे चैनल पे देख सकते हैं, हमने एक वीडियो भी बनाया था। तो आपको नहीं लगता कि ये लोग नजरअंदाज कर रहे हैं, सिर्फ एक ही तरफ फोकस लगा हुआ है? ये अभी से नहीं हो रहा है जी, सालों से ऐसा हो रहा है कि माइनॉरिटी को वोट लेना है, फिर बाद में उनका काम कुछ वोट बैंक के तौर पे और हमारे बसों कल्याण में माइनॉरिटी के मुस्लिम लोग इतने भोले हैं, इतने मासूम हैं कि हम सोच भी नहीं सकते। इलेक्शन के दिन पूरा मेहनत लगा के वोट भी देंगे और बाद में 5 साल तक तुम्हारे को पूछेंगे भी नहीं। इतने एक हमारा बैक स्टेप से कहिए उस हिसाब से है कि बोले दूसरा समाज देखिए या दूसरा कौन सा भी रहने दो, यानी दूसरे लोग जो अवेयर है, यानी कि समझिए लिंगायत है, नेक्स्ट में मराठा आता है, ब्राह्मण्स है, दूसरे समाज के उनके हक का पूछते होना। ये हमारा क्या हुआ, अब 2A में पूछ रहे, 2A में पूछ रहे लिंगायत लोग, वीरशैव लिंगायत 2A में पूछ रहे, हमारे को क्या मिला? 2A में रहते हुए मुस्लिम को क्या मिला? अब तक क्या मिला? अब देखिए 50, अब तालुका पंचायत में समझिए सीट्स कितने हैं ए ग्रुप में, ग्राम पंचायत में ए ग्रुप का सीट कितना है? ए ग्रुप में सीट ही नहीं है, तो उसमें क्या है? पर जब तक देखो, जब तक हम चुन के नहीं आते, मैं पहले भी कह चुका हूँ, पावर में नहीं है तो पब्लिक को सर्विस देना बहुत मुश्किल है आज के ज़माने में, इसलिए उनको फैसिलिटी नहीं मिल रहा है। फिर भी उन्हें भाग के कांग्रेस की तरफ जा रहे हैं या कोई और पार्टी की तरफ जा रहे हैं। हम उनको रिक्वेस्ट करूँगा, मुस्लिम लोग या रहने दो या दूसरे समाज के भी रहने दो, जो उनको वोट दे रहे तो पूरा पूछ के उनका हक भी लेना चाहिए। अब यही तो गलती बसों कल्याण में हो रहा है, स्पेशली मुस्लिम कास्ट में ऐसा हो रहा है कि वोट ले रहे, वोट लेने के बाद उधर आ रहे भी नहीं। थोड़ा बहुत बी नारायण साहब कोशिश कर रहे थे, उन्होंने भी उतना सर्विस नहीं दे सके, जो चाह रहे थे वो नहीं दे सके। अच्छा, तो सर लास्ट टाइम जेडीएस, आपने असद साहब से बात की थी इंटरव्यू में, तो उन्होंने कहा था कि लास्ट टाइम जेडीएस इसलिए हारी, उसका एक वजह ये भी थी कि हमने लेट अपने लीडर को भेजा बसवा कल्याण में। एक इशू है। इस बार आपको नहीं लगता कि जेडीएस को जल्दी करनी चाहिए, टिकट का ऐलान कर देना चाहिए अपने कैंडिडेट का, जिससे वो कन्विंसिंग करे, कैंपेनिंग करे? पहले तो ऐसा हो गया, हमारे हाईकमांड का एक डिसीजन था, इधर बाई इलेक्शन का कैसा रहता आपको मालूम ही जी। बाई इलेक्शन यानी कि पैसे के ऊपर, थोड़ा दिमाग पैसे के ऊपर रहता है, और गवर्नमेंट होने की वजह से उन्होंने ऐसा जैसा फंड देने का ऐलान किया ना, वैसा फंड दे के या कुछ भी करें तो वोट बैंक को खींचने के इसमें रहते हैं, वोट बैंक कैसा लेना बोल के वो सोच में रहते हैं।
इसलिए कुमार स्वामी का इंटेंशन था 2000 अभी का बाई इलेक्शन में ये करेंगे, 2023 में हम फाइट करेंगे, ऐसा उनका दिमाग में था। मगर हम जब हमारे पूरे पार्टी के लीडर से आ रहे थे, सभी कार्यकर्ता लोग, हम जाके मिलने के बाद उनका रिजल्ट बहुत पॉजिटिव रहा। क्यों बोले तो जब कार्यकर्ता रहे तो हम क्यों नहीं देंगे। हम सोचे इसका अभी थोड़ा बाई इलेक्शन में ऐसा सिचुएशन है, इसलिए हम जो सिरा में हुआ, जो दूसरे इसमें हुआ, वो होने वाला है, ऐसा उनके दिमाग में था। मगर बसव कल्याण में ऐसा है कि जेडीएस को बहुत प्यार करते हैं, जेडीएस के वोटर से, प्रॉपर जेडीएस के वोटर से। अब पीजीआर के सिंधे बाहर के थे, मैं पहले भी कह चुका हूँ, बाहर के होने की वजह से और लेट एंट्री, जैसा असदुद्दीन साहब ने कहा, लेट एंट्री और वो कम्युनिटी के लीडर बन गए। हालांकि वो बहुत सेक्युलर है, मगर इधर आने के बाद वो उनका जो लोग ने वो प्रचार किया ना, वो मराठा लीडर है, ऐसा एक प्रचार किए। और मराठा वोटर्स के अलावा थोड़ा थोड़ा दूसरा भी कास्ट आया, उनके बड़े आदमी थे और अच्छा एक्सपीरियंस था उनको, मगर वो एडवांटेज वो हमारे क्षेत्र के लोग ले सके। सर अगला सवाल मैं आपसे ये करूंगा सर कि बसव कल्याण में टिकट को लेकर जिस तरह से जेडीएस में हो रहा है कि जेडीएस का टिकट मुझे चाहिए, बहुत से एस्पिरेंट्स हैं, तो आप अपने आप को उनसे बेहतर किस तरह से साबित करेंगे कि मैं ज़्यादा काबिल हूँ उस टिकट के लिए? देखिए, बसव कल्याण में एक सिंपल हार्ड वर्किंग पर्सन चाहिए। ऐसा नहीं है कि उसके पास बहुत पैसा है या बहुत पैसा खर्च करने वाला है, बहुत पैसा खर्च करेगा जी, ऐसा कुछ नहीं है। जब मैं जहाँ से मैं देख रहा हूँ, तो डॉक्टर साहब जब जीत के आए थे, 5 बार जीते, तो 5 जब भी जीते, पैसा लोगों ने खर्च करके उनको जिताया जी, क्यों बोले कि उनकी सिंप्लिसिटी जो उनका नेचर था उनकी वजह से। क्यों बोले तो मैं अभी अगली बार में जब इलेक्शन हुआ, तो मुड़े साहब भी जीते, तभी भी उनके हार्ड वर्किंग वर्क्स के लिए जीते थे। अभी भी मैं मानता हूँ, अभी जो लीडर है वो ऐसे नहीं कहूँगा कि मैं काम करने नहीं वाले हैं, वो भी काम कर रहे हैं, मगर उनके बीच में जो झगड़े का मसला है, आपसी झगड़े का, वो फ़ायदा हमारे जेडीएस को मिलेगा, ऐसा मेरे को लगता है जी। तो सर जेडीएस अगर आपको टिकट मिल जाता है तो आपका पहला फोकस किस कम्युनिटी की तरफ रहेगा, मतलब आप किस कम्युनिटी की तरफ जाएंगे टिकट के लिए? देखो, एक कम्युनिटी के ऊपर तो इलेक्शन नहीं होगा जी, मगर फिर भी मैं मानता हूँ फर्स्ट मुस्लिम, बैकवर्ड, माइनॉरिटीज़ और अदर कास्ट में रहेंगे। लिंगायत, इवन लिंगायत मेरे को इसमें जिला पंचायत में मेरे को लिंगायत ही सपोर्ट करके जीता है जी, ऐसा नहीं है कि हमारा फ्लुएंसी अगेंस्ट कन्नड़ा उतना ही है, हिंदी भी थोड़ा बेहतर ही समझिए जी, और मराठी तो मेरा मातृभाषा है। इसलिए मैं मानता हूँ कोई ऐसा नहीं जाति की वजह से कोई वोट डालते हैं, ऐसा बसव कल्याण में लगता नहीं। तो कुछ फैक्टर्स है जात की वजह से भी वोट गिरते हैं, मगर बसव कल्याण में वैसा नहीं है। जो समाज सेवा में है और समाज सेवा करेगा और कोई डिस्टर्ब कामकाज में डिस्टर्ब नहीं करेगा, उस हिसाब से वोट डालते हैं बसव कल्याण। ये प्रॉपर बसव कल्याण के प्रॉपर में तो ऐसा ही है जी। सर अगर आपके साथ इस वक्त कितनी कम्युनिटीज़ का साथ है आपके साथ, वो जो कह रहे हैं आपको कि आपको इलेक्शन लड़ना चाहिए, आपको टिकट लेना चाहिए? कम्युनिटी वैसा बोल के नहीं है, मगर जो कार्यकर्ता है वो उनमें कम्युनिटी नहीं रहता जी, सभी कार्यकर्ता अदर कास्ट में हैं हमारे पास, सभी मांग रहे हैं वोट की पूछो तो। क्या आप भी ये सोचते हैं कि बाहर के आदमी को टिकट नहीं देना चाहिए? देखो, जो काम करने वाला है, जो हमारे बसव कल्याण में जो फैसिलिटीज़ और जो बेनिफिट्स हैं, जो सुविधा होना चाहिए, जी, तो यहाँ का आदमी को बहुत अच्छी तरह से मालूम रहता है जी, और इस फील्ड में आने के बाद जो लोगों का सोच है वो उसी तरह का है। जो हम बोलेंगे बाहर का या लोकल का, ऐसा कुछ नहीं है, मगर जो लोगों का फीलिंग वैसा है। टीचर्स मुझे बहुत बड़े आदमी थे, हार्ड वर्किंग आदमी थे, मगर उनको क्यों छोड़े उन लोगों ने? जी, वो एक ही वजह से ना, बाहर के हैं इसलिए नहीं हुआ। दूसरा और कौन सा भी डिमेरिट उनके पास नहीं था। वह ऐसा फीलिंग को हम पूरी तरह से मिटा नहीं सकते। लोगों को जो अंदर का फीलिंग है ना, वो मिटा नहीं सकते। यानी कि आप मानते हैं कि बाहर का अगर कोई कैंडिडेट होगा तो उसके लिए डिसएडवांटेज रहेगा? बिल्कुल रहेगा। 15 to 20% उनके दिमाग में रहेगा ना पब्लिक के। जी, बाहर का आदमी है, गिरने के बाद भी हमारे को पब्लिक में रहना चाहिए, जी। जीते तो फुल टाइम देना चाहिए, ऐसा फीलिंग रहता है। अब जो हालात है, एक जो बीजेपी में रहते हो, कांग्रेस में रहते हो, दूसरे पार्टी में, अब तक उन्होंने जो खर्चा किया है तो आप तो उसका एजम्पशन लगा सकते हैं। जी, खर्चा करने वाला आदमी आगे जाके निकलने वाला है, कैसे निकालेगा? किसके हिसाब निकालेगा वो? आपको लगता है कि बाई इलेक्शंस में पैसा फैक्टर मायने रखता है?
रखेगा, वैसा कुछ नहीं है। अभी तक जो चल रहा है पीछे बाई इलेक्शन में जी। वैसे का थोड़ा फैक्टर्स है, मगर पूरा नहीं है। बसों कल्याण में ये स्पेशली मैं बोल रहा हूँ, बसों कल्याण में वैसा नहीं है। जी दूसरे क्षेत्र में हो सकता है ऐसा पैसे का, बसों कल्याण में इतना होशियार लोग हैं, जो इतना समझदार लोग हैं, पैसे के पीछे भागने वाले नहीं हैं। समझदारी से वोट देंगे। समझदारी से वोट देंगे, बिल्कुल देंगे। क्योंकि बोले तो बी नारायण साहब को वोट कैसे दिए लोग? हालांकि पहले शुरू से विजय सिंधे का नाम था, बाद में बीजेपी का नाम आया, मगर वोट किसको डाले लास्ट में? पैसा सब जने खर्च करें, वोट बी नारायण साहब को वोट दिए। जी किस लिए दिए? जो पब्लिक में रहता है, पब्लिक की सेवा में रहता है, सिंप्लिसिटी है उनके बीच में, उनका और लोगों के बीच में अटैचमेंट था, उसके लिए वोट दिए। जेडीएस का आपको टिकट मिल जाता है, तो जेडीएस का टिकट आपको मिलने के बाद बीजेपी से ऐसा कौन आएगा जिसको आपको लगता है कि मेरे लिए स्ट्रॉन्ग कॉम्पिटिटर होगा वो, या फिर कांग्रेस से सब उनके कौन? बारे में हम सोचेंगे क्यों? मैं तो मानता हूँ आए तो भी परवाह नहीं है, नहीं आए तो भी परवाह नहीं। अच्छा। मगर उनके बीच में जो झगड़ा है, उनके बीच में जो झगड़ा है, हमारे को पॉजिटिव होगा, गारंटी। वो तो जेडीएस के बीच में भी है, जेडीएस में भी 3-4 लोग टिकट मांग रहे हैं, कौन मांग रहे हैं? बाबा चौधरी साहब मांग रहे बिल्कुल हैं। ना, मैं तो बोल रहा हूँ जेडीएस में झगड़ा क्यों नहीं है? उनको मिले तो भी मैं करूँगा। अच्छा, सेटिस्फाइड है जिसे भी टिकट मिलेगा, मिलेंगे, हम काम करने के उस लिए। तरह का झगड़ा नहीं है कि अगर मुझे नहीं देंगे तो मैं हट जाऊंगा। कुछ नहीं, वैसा कुछ नहीं। आपको लगता है कि अगर खोबा साहब को टिकट नहीं मिलता तो अपोजिशन में आके मुस्लिम वोट को बांटने की कोशिश करेंगे, इससे जेडीएस का नुकसान होगा? क्या वो किसी और पार्टी से आने की कोशिश करेंगे? देखिए, मसला ऐसा है, पहले तो आधार कार्ड वाले लोग मानने को तैयार नहीं। अब दूसरे पार्टी में फिर के आने के बाद आने के बाद उनको कैसा मांगने का हक कैसा मिलेगा? वोट कैसे मांगेंगे? जी हालांकि उनका नाम होगा, मैं नहीं बोल रहा नहीं, वर्क किए है, फील्ड में है, वो बात अलग है। मगर अब ऐसे हालात में वो पार्टी इतना ब्लैकमेल कर रही है उनको, जहाँ दूसरे पार्टी में जाने का तो छोड़ो, उन्होंने उसी पार्टी में झगड़ा करने नहीं दे रही। पार्टी को बैनर लगाने में झगड़ा है उनका, हर ऐसे कुर्सी के लिए झगड़ा है, जी। बुलाने में, नाम बुलाने में झगड़ा है। ऐसा हालत लास्ट जो इंसिडेंट हो गया, वो नीचे बैठे थे, स्टेज पे नहीं आ रहे थे। उन लोग खुद उनके कैंडिडेट को गिराने वाले हैं, मैं ऐसा समझता हूँ। अच्छा, यानी कि आप कह रहे हैं कि खोबा साहब को अगर टिकट नहीं मिलता तो वो बीजेपी को गिरा देंगे बस, हो गया। एक का नाम नहीं बोलूँगा, एक आदमी का नहीं बोलूँगा, एक या एक लीडर का नहीं नाम बोलूँगा। बोले तो उनके बीच में जो झगड़ा है आप तो देख रहे होंगे, जी, खुद आपने अपने कार्यकर्ता को बोलेंगे कि उनको गिराने का है। तो उसका फ़ायदा किसे होगा? ऑब्वियसली हमारे को जेडीएस को। तो कांग्रेस के कुछ लीडर से हमारी बात हुई, वो कह रहे हैं कि जेडीएस बीजेपी की बी टीम है, बीजेपी को जिताने के लिए कुमार स्वामी साहब ने बसवा कल्याण से जेडीएस कैंडिडेट खड़ा किया, ये कह रहे हैं। आप इसको किस नज़र से देखते हैं? ऐसा कुछ भी नहीं है। अब देखिए मैसूर में क्या हुआ जी कुछ हालात ऐसे रहते हैं सबको लेके चलने का, और एक पार्टी सेक्युलर है, इसमें कि दूसरा बातचीत नहीं। पार्टी सेक्युलर है, हम लोग जो कार्यकर्ता है वो सेक्युलर है इसमें पार्टी में दिलचस्पी। जी दूसरा आता है वो क्या करता है हमारे को मालूम है। तो हम सेक्युलरिज्म पे वोट मांगने वाले हैं और काम पे वोट मांगने वाले हैं। यानी कि बीजेपी की बी टीम नहीं है कि नहीं, जेडीएस? बिल्कुल नहीं है। बीजेपी का बी टीम रहा तो हमारे को कैंडिडेट नहीं रहता। अच्छा, तो सर बसवा कल्याण की अगर बात करें तो एमआईएम भी अपना कैंडिडेट ठहरा कर रही है, और चांसेस ज़्यादा ये हैं कि एमआईएम मुस्लिम कैंडिडेट ठहरा करेगी। अगर एमआईएम से मुस्लिम कैंडिडेट ठहर जाता है तो उसका सीधा सीधा असर कांग्रेस और जेडीएस को पड़ेगा, क्योंकि इनके मुस्लिम वोटर्स जो हैं वो शायद बढ़ जाएंगे। मैं पहले से कह रहा हूँ, बसवा कल्याण के लोग बहुत समझदार हैं। जी पिछली बार जब मुड़े साहब जेडीएस से ठहरे थे, कांग्रेस को एक मुस्लिम कैंडिडेट ठहरा थे, जहांगीर वकील साहब। कितने वोट गिरे? 2,500। पहले से कह रहा हूँ, बसवा कल्याण के कोई भी कास्ट करें तो बहुत समझदार है, जीतने वाले को ही डालेंगे वोट। ऐसा कुछ नहीं। इस बार जेडीएस कितनी स्ट्रांग है इस इलेक्शन में? इलेक्शन में इस इलेक्शन में कितना स्ट्रांग है जेडीएस? पहले से वोट बैंक का इधर जेडीएस का है। कहा जाता है कि बसवा कल्याण जेडीएस का गढ़ रहा है, बिल्कुल है। तो किस तरह से देखेंगे इस इलेक्शन को? बिल्कुल पॉजिटिव लेंगे हम। कैंडिडेट तो मेरे को या किसी को भी देंगे, हम ईमानदारी से काम करेंगे और जिताएंगे कैंडिडेट। लास्ट टाइम 6 ZP सर्कल में से सबसे ज़्यादा परसेंटेज आपने दिया था जेडीएस को। 8% फाइनल। अगर इस बार आपको वोट टिकट मिल जाता है, अदर सर्कल्स का क्या करेंगे आप? बिल्कुल, मेरे को सब तरफ पहचानते लोग, ऐसा कुछ नहीं। मेरा सर्कल का बात नहीं कर रहा मैं। नहीं, बिल्कुल, आप तो बोले एक वेल नोन हमारे पर्सन। हमारे पार्टी में अभी भी सीनियर लोग हैं, जी मुड़े साहब है, इसीलिए उन हाईकमांड थे हमारे, उन्होंने काम कर रहे हैं सब तरफ बोल के हम पीछे हटे थे। अभी उनका इंटरेस्ट नहीं रहा तो हम बिल्कुल सब तरफ
हम मोड़े साहब से बात हुई आपकी इस बारे में? रोज बातचीत होती है। मोड़े साहब ने क्या कहा है? आपको सपोर्ट करेंगे वो अगर आपको टिकट मिलता है? मुले साहब का कहना है कि सब मिलके निर्णय लेंगे, सब आना चर्चा में होगा। अच्छा, तो जेडीएस की इस वक्त जो सिचुएशन है इस वक्त बसवा कल्याण में, अगर इलेक्शन हो जाता है, इलेक्शन तो डिक्लेयर हुआ नहीं है अभी, ना ही टिकटों का ऐलान हुआ है, इलेक्शन अगर हो जाता है, आपको टिकट मिलता है, तो आप कितने मार्जिन से जीतेंगे इस इलेक्शन को? आपको क्या लगता है? देखिए, जब पहला साल भी वही क्षेत्र से उधर से है, जी उन्होंने 10,000, 17,000, 15,000 जीते हैं। मगर अब इतना इजी नहीं है, मैं खुद बोल रहा हूँ। क्यों बोले तो इतना दो लोगों के बीच में जो बीजेपी ने प्रेशर डाला है, बीजेपी सरकार है, हम वो देंगे, ये देंगे, हमारे को बहुत दिन कम है, 20-25 दिन ये आगे है प्रचार के। अभी इलेक्शन मेरे ख्याल से 2 दिन में डिक्लेयर होंगे जी 20-25 दिन है। अब तक हम कार्यकर्ता को डोर टू डोर, अभी तक हमारे जो कार्यकर्ता है, हमारा जो कमेटी है, जो हमारे कार्यकर्ता है, सबको हम मिल चुके हैं ऑलरेडी। अब हम एक बहिरंग प्रचार के लिए हम तैयार हैं। सोशल एक्टिविटीज़ तो हमारे पार्टी से कंटिन्यूस चालू है, क्षेत्र वाइज है। हम दूसरों की तरफ से हम बड़े बड़े कार्यक्रम करके या बड़े लीडर को बुला के, हमारा हाईकमांड बंडेपा है, फर्स्ट हाईकमांड, मेन हाईकमांड हमारा कुमाराना है, यानी हमारे को दिल्ली से आने का जरूरत नहीं है जी। हमारा हाईकमांड इधर ही है, रीजनल में है, हमारे को बहुत ईजी है। बंडेपा के खुद के वोट इधर 20,000 रहेंगे बसवा में, 20,000 वोट उनके खुद के हैं, उनके समाज के हैं, उनके डायरेक्ट नेटवर्क में है, उन्होंने हमारे को सपोर्ट करने वाले हैं और इस बार फुल टाइम देने वाले हैं। उनका जो बाई इलेक्शन, पिछले इलेक्शन में वो बिजी थे, उनके खुद के इलेक्शन में बिजी थे, 2-3 दिन हमारे को टाइम दे सके। अभी हम बातचीत करने के बाद मेरे बोले हमारे को पूरा टाइम मैं उधर ही दूँगा, हमारा नाम को 2-3 दिन उधर हम बुलाएंगे, उनको भी वक्त देने वाले हैं। और खुद हमारा नाम भी बोले मैं 3-4 दिन इधर रहने वाला हूँ। यानी कि जेडीएस को इलेक्शन लड़ने के लिए एडवांटेज ये है कि उनके सीनियर लीडर आएंगे यहाँ पर प्रचार के लिए। बिल्कुल तो बिल्कुल। और हमारे जेडीएस में कोई झगड़े का मसला नहीं है, कोई आपसी झगड़ा नहीं है। और मैं ये भी कहूँगा कि बीजेपी एक ऐसा पार्टी है, खुद आपस में लड़के, और अभी जो रमेश जारकिहोली का वीडियो देखे जी, उसको बंद करने के लिए कितना ये चल रहा है। देखो, वो मसला पर्सनल रहने, कुछ भी रहने, मगर जो सपोर्ट पार्टी दे रहा है तो उसके लिए मैं खुद का नाराज़गी व्यक्त करूँगा। अच्छा, तो अच्छाई के लिए अच्छा ही कहो, बुरा जो चीज़ होता है उसको बुरा कहो। क्योंकि हमारे पार्टी में जो गलती हुआ था हम क्लियरेंस कर लिए हैं, वैसा ही उन्होंने भी सोचना ना। अब दोनों एक कम्युनिटी के लीडर है, इसके लिए उनको बचा रहे हैं, उन्हें एक कम्युनिटी के लीडर है बोल के उनको ऐसा बचा रहे हैं। बीजेपी में जो झगड़ा हो रहा है, अगर ये बढ़ जाता है और टिकट किसी एक लोकल वाले को या फिर बाहर वाले को मिलता है, फिर अदर एस्पिरेंट्स सब अपोज हो जाते हैं। देखिए, बसवा कल्याण में 18 एस्पिरेंट है बीजेपी के, 18 एस्पिरेंट में एक को आदमी को देने वाले हैं, 18 तो नहीं दे सकते। बिल्कुल, एक आदमी को देने वाले हैं। एक आदमी देने के बाद 3 या 4 या 5 उधर दिल से रहेंगे, बाकी के 13-14 लोग दूसरे पार्टी को अपोजिट में काम करने वाले हैं। पहले भी हो चुका है, अभी भी होगा। इसका फ़ायदा किसे जाएगा? डायरेक्टली फर्स्ट जेडीएस को जाएगा, कांग्रेस को भी तो जा सकता है। बीजेपी को वोटर्स कांग्रेस को नहीं जाएंगे, या दूसरा सेक्युलर पार्टी जेडीएस है। अच्छा, तो आप इस तरह का फैक्टर यूज़ कर रहे हैं कि बीजेपी के वोटर्स जो हैं कांग्रेस के जो जाएंगे नहीं, वो आएंगे सीधा जेडीएस के पास, तो जेडीएस को फ़ायदा हो जाएगा इससे। और हम कोई भी कैंडिडेट हो जो हमारे क्लियर हमारा ये है, हम किसी कास्ट के विरुद्ध नहीं प्रचार करेंगे। क्यों बोले तो हमारा पार्टी का एम ही वही है, किसी पार्टी के अगेंस्ट नहीं, कास्ट के अगेंस्ट काम नहीं करेंगे। डेवलपमेंट के विषय पे बात करेंगे तो डेवलपमेंट के मतलब चर्चा करेंगे। तो बीजेपी ऐसा है, दूसरा कास्ट, बैकवर्ड कास्ट समझो, माइनॉरिटी समझो, एससी समझो, सपोर्ट नहीं है बीजेपी जी। और कांग्रेस का भी ऐसा ही हालत है, अपर कास्ट नहीं आए, बहुत मुश्किल है। तो जेडीएस के पास ये एडवांटेज है कि उसे दोनों तरह की ये मिलेंगे। तो सर, अगला सवाल मैं आपसे ये पूछूंगा सर कि बसवा कल्याण में बाई इलेक्शन की जो तैयारी हो रही है, कांग्रेस की तैयारी, जेडीएस की तैयारी किस तरह से चल रही है इलेक्शन लड़ने के लिए? क्या पूरी तरह से तैयार है जेडीएस या फिर ग्राउंड वर्क पे काम करने की ज़रूरत है? तो फिलहाल हमारे क्षेत्र में काम कर रहे हैं जी,
अभी 2-3 दिन में हम ऑलरेडी 17 से स्टार्ट करने वाले हैं। जी। हमारा 17 को इधर उत्तर कर्नाटक को आ रहे, अच्छा तो जाके मिल के उनको अंदरूनी बातचीत करके हम डिसीजन ले चुके हैं। ओपनली हम फुल फ्लेज हम वर्क करेंगे। जी। तो जेडीएस पूरी ताकत लगाएगी अपनी सिलेक्शन में या फिर 23 के लिए तैयारी करेगी? 23 की तो तैयारी है, मगर इस बाई इलेक्शन में भी उनका पूरा बसो कल्याण में पूरा इंटरेस्ट है। जी। तो आप ज़्यादा अपना स्ट्रॉन्ग कंटेंडर किसे मानेंगे अपोनेंट को? कांग्रेस आपके लिए ज़्यादा मुश्किल पैदा करेगी या फिर बीजेपी पैदा करेगी? मैं मानता हूँ दोनों भी है, जी। मगर अभी फिलहाल के हिसाब से बीजेपी बहुत वीक हो रहा है। जी। रोज के हिसाब से जो हाँ। रोज के हिसाब से जी। बहुत वीक हो रहा है बीजेपी। उस हिसाब से बीजेपी के वोटर्स हमारी तरफ हम खींचने की कोशिश कर रहे हैं। किस तरह से खींचेंगे? क्या चीज़ को लेके जाएंगे वोटर्स के डेवलपमेंट पास? का विषय, डेवलपमेंट का विषय। और जो पब्लिक में जो काम हम भी किया है, जेडीएस का जो पहले जो ये है काम करने का तरीका है, उस हिसाब से हम वोट। आपको अगर जेडीएस का टिकट मिल जाता है तो जो लोग 2018 में पीआर शिंदे साहब के साथ थे, जैसे कि रईस सर हैं, बताड़े सर हैं, सुनील पाटिल सर हैं, ये जेडीएस ज्वाइन कर चुके थे, अट्टू साहब जेडीएस ज्वाइन कर चुके थे, अब ये लोग इनडायरेक्टली कहीं और जा चुके हैं, तो अब उनको कोशिश करेंगे अपनी तरफ लाने की? जेडीएस साहब गए होंगे, हम्म। अट्टू साहब तो जेडीएस में ही है अभी भी, मगर वो फ्रंट पे नहीं आ रहे हैं अट्टू साहब। नहीं आ रहे, कुछ दिनों के बाद उन्होंने भी आने वाले हैं। आएंगे वो इलेक्शन में बेटा भी कैंपेनिंग आने करेंगे? वाला है। लिंगारा साहब कैंपेनिंग करेंगे आपके लिए? कैंपेन भी करे हुए, उन्होंने भी टिकट की दावेदार भी हो सकते हैं, उन्होंने भी अच्छा। टिकट मांग रहे हैं, ऐसा मैं सुना। तो ऐसा जो लोग मुस्लिम जो लोग इस वक्त माइनॉरिटीज़ हैं बसवा कल्याण में, मुस्लिम के कुछ बड़े लोग इस वक्त कांग्रेस में हैं या फिर कहीं और हैं, एमआईएम में हैं, उन्हें आप अपनी तरफ लाने के लिए क्या कोशिश करेंगे? ये जो टिकट जो जिसको कांग्रेस देने वाली है उसके जी। ऊपर डिपेंड होगा। क्यों बोले तो बी नारायण साहब का अलग था, उनके घर में अगर टिकट हो गया तो क्या होने वाला है, वो आगे सब पब्लिक ही अपने आप खुले आ जाएंगे ना। बीजेपी और कांग्रेस की अगर हम बात करें तो बीजेपी में 2 ग्रुप बन चुके हैं, 15 ग्रुप बन चुके हैं बीजेपी में। इस वक्त कांग्रेस में अगर देखें तो 3 ग्रुप हैं। क्या जेडीएस इसका पूरा फ़ायदा उठाएगी या फिर चूक जाएगी? नहीं, बिल्कुल उसका पूरा फ़ायदा उठाएंगे। क्यों बोले तो पार्टी में ऐसा है, पार्टी के व्यक्ति के कार्यकर्ता है, वो पार्टी के नहीं है। जी। बीजेपी में हों दो या कांग्रेस में हों दो, वो व्यक्ति के कार्यकर्ता हैं। जिस गाड़ी में वो बैठ रहे वो दूसरे गाड़ी में बैठने वाले नहीं अच्छा। हैं। हमारा एक ही पार्टी है जो सभी लोग जो सभी पार्टी के में कार्यकर्ता हाँ, हैं। सभी जी। पार्टी में सभी लोग सभी टिकट मांगने वाले सब मिलके जाने वाले हैं। जी। ऐसा कुछ नहीं है। तो जैसा कि आपने देखा इस वक्त हमारे साथ हैं आनंद पाटिल सर, जो जेडपी मेंबर हैं, और इसी तरह की खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। हमको उम्मीद करते हैं कि सर को टिकट मिलने के बाद वो फिर से हमें एक इंटरव्यू देंगे और अपना वक्त देंगे। सर मैं आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि आपने कीमती वक्त हमें दिया। तो नाजरीन, इसी तरह की खबरों के लिए हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए मास मीडिया बसवा कल्याण।